इतिहास में रानियों और महारानियों के बाल केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं थे, बल्कि शक्ति, गरिमा और शाही पहचान का भी हिस्सा माने जाते थे। प्राचीन भारत से लेकर मध्यकालीन काल तक राजघरानों की स्त्रियां अपने केशों की देखभाल को एक विशेष अनुष्ठान की तरह निभाती थीं। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई और रानी पद्मिनी के बारे में लोककथाओं और वर्णनों में उनके लंबे, घने और चमकदार बालों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि ऐतिहासिक विवरण सीमित है, पर परंपराओं से यह स्पष्ट होता है कि प्राकृतिक और आयुर्वेदिक उपायों का व्यापक उपयोग किया जाता था। सबसे पहले, तेल मालिश को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। नारियल तेल, तिल का तेल, बादाम तेल और आंवले का तेल प्रमुख थे। इन तेलों में कभी-कभी भृंगराज, ब्राह्मी, आंवला और मेथी जैसे औषधीय तत्व पकाकर मिलाए जाते थे। सप्ताह में 2 से 3 बार गरम तेल से हल्की मालिश की जाती थी, जिससे रक्त संचार बढ़ता और बालों की जड़ें मजबूत होती थीं। मालिश के बाद बालों को कपड़े से ढककर कुछ समय विश्राम दिया जाता था ताकि पोषण गहराई तक पहुंच सके। बाल धोने के लिए साबुन का उपयोग नहीं होता था। रीठा, शिकाकाई और आंवला को पानी में भिगोकर काढ़ा बनाया जाता था। इस मिश्रण से बाल धोने पर प्राकृतिक झाग बनता था, जो सिर की त्वचा को साफ करता और बालों की चमक बनाए रखता था। मेहंदी का प्रयोग केवल रंग के लिए नहीं, बल्कि ठंडक और मजबूती के लिए भी किया जाता था। भृंगराज और हिबिस्कस, गुड़हल का लेप भी लोकप्रिय था। आहार भी उतना ही महत्वपूर्ण था। रानियां दूध, घी, ताजे फल, सूखे मेवे, दालें और हरी सब्जियां लेती थीं। आयुर्वेद के अनुसार संतुलित पाचन और पौष्टिक आहार से ही बाल स्वस्थ रहते हैं। पर्याप्त नींद, योग और ध्यान जैसी गतिविधियां मानसिक शांति देती थीं, जिससे बाल झड़ने की समस्या कम होती थी। रानियों के बालों को कसकर खींचकर बांधने से बचा जाता था। वे अक्सर चोटी, जूड़ा या फूलों से सजे खुले केश रखती थीं। केश सज्जा में ताजे फूलों, जैसे चमेली और मोगरा, का उपयोग आम था, जो सुगंध और सौंदर्य दोनों बढ़ाते थे। इस प्रकार, नियमित तेल मालिश, जड़ी बूटियों से धुलाई, संतुलित आहार, मानसिक शांति और कोमल देखभाल, इन सबके संयोजन से रानियों के बाल लंबे, घने और आकर्षक बने रहते थे। यही प्राकृतिक अनुशासन उनके केशों की असली शक्ति था। प्राचीन समय में स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं, बल्कि एक शाही और पवित्र अनुष्ठान माना जाता था। रानियां और महारानियां अपने बालों को बहुत स्नेह और विधि से धोया करती थीं। उदाहरण के लिए रानी पद्मिनी और महारानी लक्ष्मीबाई के युग में प्राकृतिक जड़ी बूटियों से स्नान की परंपरा प्रचलित थी। सबसे पहले, स्नान से पहले बालों में गुनगुना तेल लगाया जाता था, जैसे तिल का तेल, नारियल तेल या आंवला तेल। तेल में कभी-कभी भृंगराज, ब्राह्मी या मेथी पकाकर मिलाई जाती थी। हल्की मालिश के बाद कुछ समय विश्राम दिया जाता था, ताकि जड़ों को पोषण मिले। बाल धोने के लिए साबुन या केमिकल शैम्पू नहीं होते थे। रीठा, शिकाकाई और आंवला को रात भर पानी में भिगोकर सुबह उसका काढ़ा बनाया जाता था। इस प्राकृतिक मिश्रण से सिर धोने पर हल्का झाग बनता था, जो गंदगी साफ करता और बालों को मुलायम रखता था। कभी-कभी गुड़हल के फूल या पत्तों का पेस्ट भी लगाया जाता था, जिससे बालों में चमक आती थी। धुलाई के बाद ठंडे या सामान्य जल से अंतिम बार बालों को धोया जाता था, ताकि रोमछिद्र बंद हों और चमक बनी रहे। फिर बालों को धूप में सीधे सुखाने की बजाय छांव में सुखाया जाता था। बाद में कंघी करके फूलों से सजाया जाता था। इस तरह, प्राकृतिक जड़ी बूटियों, तेल मालिश और सौम्य धुलाई की परंपरा से रानियों के बाल स्वस्थ, लंबे और घने बने रहते थे। प्राचीन समय में रानी महारानियां अपने बालों को धोने की प्रक्रिया को एक पवित्र और सुसंस्कृत परंपरा मानती थीं। उनके लिए केश केवल सुंदरता का आभूषण नहीं, बल्कि शान, मर्यादा और स्त्रीत्व का प्रतीक थे। इतिहास और लोककथाओं में रानी पद्मिनी तथा महारानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं के लंबे, घने और चमकदार बालों का वर्णन मिलता है। इन केशों की देखभाल पूरी तरह प्राकृतिक तरीकों से की जाती थी। बाल धोने से पहले वे सिर में तेल लगवाती थीं। तिल का तेल, नारियल का तेल या आंवला का तेल हल्का गुनगुना करके लगाया जाता था।
कई बार तेल में भृंगराज, ब्राह्मी, मेथी या आंवले के टुकड़े डालकर पकाया जाता था, जिससे वह और अधिक गुणकारी बन जाए। दासियां या सेविकाएं बहुत कोमलता से मालिश करती थीं। इससे सिर की त्वचा में रक्त संचार बढ़ता था और जड़ों तक पोषण पहुंचता था। तेल कुछ समय तक लगा रहने दिया जाता था ताकि गंदगी ढीली हो जाए। धोने के लिए साबुन या रसायन का प्रयोग नहीं होता था। रीठा, शिकाकाई और आंवला को रात भर पानी में भिगोकर सुबह उबाल लिया जाता था। इस मिश्रण को छानकर जो प्राकृतिक काढ़ा तैयार होता, उसी से बाल धोए जाते थे। रीठा हल्का झाग देता था, जिससे मैल साफ होती थी। शिकाकाई बालों को मुलायम बनाती थी और आंवला उन्हें मजबूत और चमकदार करता था। कभी कभी गुड़हल के फूलों का पेस्ट या चावल का मार अंतिम धुलाई में उपयोग किया जाता था, जिससे बालों में स्वाभाविक चमक आ जाती थी। धुलाई के बाद बालों को जोर से रगड़कर नहीं सुखाया जाता था। मुलायम सूती वस्त्र से हल्के हाथों से पानी सोखा जाता और फिर छाव में प्राकृतिक हवा से सुखाया जाता था। बाद में लकड़ी या चंदन की कंघी से धीरे धीरे सुलझाया जाता और फूलों से सजाया जाता था। नियमितता, धैर्य और प्रकृति पर विश्वास, यही रानी महारानियों के सुंदर, लंबे और स्वस्थ बालों का सच्चा रहस्य था। प्राचीन समय की रानियां और राजघरानों की महिलाएं अपने बालों को धोने के लिए पूरी तरह प्राकृतिक और आयुर्वेदिक तरीकों का सहारा लेती थीं। उस समय आज की तरह केमिकल वाले शैम्पू या कंडीशनर नहीं होते थे, इसलिए जड़ी बूटियां ही उनके केशों की असली शक्ति मानी जाती थीं। लोककथाओं में रानी पद्मिनी जैसी रानियों के लंबे, घने और चमकदार बालों का वर्णन मिलता है, जिनकी देखभाल अत्यंत सादगी लेकिन नियमितता से की जाती थी। स्नान से पहले बालों में तेल लगाना एक आवश्यक प्रक्रिया होती थी। तिल का तेल, नारियल का तेल या आंवला तेल को हल्का गुनगुना करके सिर की त्वचा में धीरे धीरे मालिश की जाती थी। कई बार तेल में भृंगराज, ब्राह्मी या मेथी के दाने पकाकर उसका अर्क मिलाया जाता था ताकि जड़ों को गहराई से पोषण मिले। तेल लगाने के बाद कुछ समय विश्राम दिया जाता था, जिससे बालों की जड़ों में रक्त संचार बढ़े और गंदगी ढीली हो जाए। बाल धोने के लिए रीठा, शिकाकाई और आंवला को रात भर पानी में भिगोया जाता था। सुबह इन्हें उबालकर छान लिया जाता और जो प्राकृतिक काढ़ा बनता, उसी से बाल साफ किए जाते थे। रीठा हल्का झाग बनाता था जो गंदगी हटाता था, शिकाकाई बालों को मुलायम बनाती थी और आंवला चमक और मजबूती देता था। कभी कभी गुड़हल के फूलों का पेस्ट या चावल के पानी से भी अंतिम धुलाई की जाती थी, जिससे बालों में प्राकृतिक चमक आती थी। धोने के बाद बालों को जोर से रगड़कर नहीं सुखाया जाता था, बल्कि मुलायम कपड़े से हल्के हाथों से पानी सोखा जाता और फिर छाव में सुखाया जाता था। इस पूरी प्रक्रिया में धैर्य, नियमितता और प्राकृतिक सामग्री का उपयोग ही उनके सुंदर, लंबे और स्वस्थ बालों का रहस्य था। जब भी हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं और किसी महल की कल्पना करते हैं, तो हमारी आंखों के सामने एक भव्य दरबार, चमकते आभूषण और शान से सजी हुई रानी की छवि उभरती है। लेकिन उस छवि की सबसे आकर्षक पहचान क्या होती है? उनके लंबे, घने, काले और चमकदार बाल। यह केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं था, बल्कि स्वास्थ्य, समृद्धि और स्त्रीत्व की शक्ति का प्रतीक भी माना जाता था। आज के समय में जहां हम केमिकल वाले शैम्पू, सीरम और ट्रीटमेंट पर निर्भर हो गए हैं, वहीं प्राचीन काल की रानियां प्रकृति के खजाने से अपने बालों को संवारती थीं। भारत की वीरांगनाओं और रानियों के बारे में लोककथाओं में वर्णन मिलता है कि वे अपने बालों की देखभाल को एक विशेष अनुष्ठान की तरह निभाती थीं। उदाहरण के लिए रानी पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन करते हुए उनके लंबे और रेशमी बालों की चर्चा की जाती है। इसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा जाता है कि युद्ध के समय भी वे अपने बालों को सुव्यवस्थित रखती थीं। यह सब किसी जादुई औषधि का परिणाम नहीं था, बल्कि नियमित प्राकृतिक देखभाल का असर था। उस समय तेल मालिश को बालों की जान माना जाता था। तिल का तेल, नारियल तेल, आंवला, भृंगराज और ब्राह्मी जैसी जड़ी बूटियों को धीमी आंच पर पकाकर औषधीय तेल तैयार किया जाता था। महल की दासियां या विशेष सेविकाएं बड़े प्रेम और धैर्य से रानी के सिर की मालिश करती थीं। यह केवल तेल लगाना नहीं होता था,
बल्कि एक शांति और विश्राम की प्रक्रिया होती थी। जब उंगलियों का हल्का दबाव सिर की त्वचा पर पड़ता था, तो रक्त संचार बढ़ता था, जड़ों को पोषण मिलता था और बाल मजबूत होते थे। सुगंधित फूलों की खुशबू और हर्बल तेलों की महक वातावरण को दिव्य बना देती थी। बाल धोने के लिए रासायनिक शैम्पू नहीं, बल्कि प्रकृति का सहारा लिया जाता था। शिकाकाई, रीठा और आंवला को भिगोकर या उबालकर उनका पानी तैयार किया जाता था। इससे बाल साफ भी हो जाते थे और उनकी प्राकृतिक चमक भी बनी रहती थी। ये प्राकृतिक क्लेजर बालों की जड़ों को कमजोर नहीं करते थे। आज भी कई आयुर्वेदिक विशेषज्ञ इन्हीं चीजों की सलाह देते हैं। यदि हम मिस्र की ओर देखें, तो क्लियोपेट्रा का नाम सामने आता है, जिनकी सुंदरता के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर है। कहा